नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 को किया था, इस वीडियो हम टॉपिक नंबर 3 से लेकर टॉपिक नंबर 7 तक स्टडी करेंगे। तो एक बार जो हमने स्टडी किया है उसका रिविज़न कर लेते हैं। सभी अपनी टेक्स्ट बुक जो क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है अपने साथ में रखें, वीडियो को पॉज करके डिटेल को पढ़ लें। तो देखो, सबसे पहले हमने जो कंपनी है ना वो दीवान बनी उसको जाना कि 12 अगस्त 1765 को 1765 को जो बक्सर के बैटल के बाद जो मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड है वो कंपनी को दीवानी राइट दे देता है, रेवेन्यू का राइट दे देता है। ठीक, फिर इसके बाद जो कंपनी है वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले परमानेंट लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हो 1793 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक, इसमें जो जमींदार थे उनसे फिक्स सेटलमेंट कर लिया गया रेवेन्यू का। लेकिन इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि जो फ्यूचर में अभी कभी भी जो रेवेन्यू है ना उसका ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा ब्रिटिशर को। और जो कई सारे जो फार्मर्स थे ना उनका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने महलवाड़ी जो सेटलमेंट था उसको इस्टेब्लिश किया। महलवाड़ी सेटलमेंट को होल्ट मैकेंजी ने 1822 में इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। इसमें महल का मतलब ही गांव होता है, यूनिट होता है, विलेज यूनिट के रूप में होता है। तो सीधा अब कंपनी ने महल से एग्रीमेंट कर लिया रेवेन्यू का कि भाई आप उपज का इतना बेनिफिट हमें दीजिए, आप इतना टैक्स हमें दीजिए। इसके बाद हमने जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसको जाना। तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसका थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को। इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसानों से डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लिए कि आप हमें टैक्स दीजिए। इस वीडियो में हम जो है वो क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, एक प्रकार से इस वीडियो में हम जो इतने लैंड के जो सेटलमेंट हुए, तीनों सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट और जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है वो हुए। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर थे ना उनके सेटलमेंट सही तरीके से काम नहीं किए। कहीं ना कहीं जो किसान थे ना उनको एक प्रकार से नुकसान हो ही रहा था और कंपनी को भी वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो कंपनी ने कुछ एक नया पैटर्न भी यहीं शुरू किया। जैसे लैंड रेवेन्यू से तो उनको टैक्स मिल रहा है तीनों सेटलमेंट से, लेकिन उन्होंने अब क्या किया कि इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग और जो कल्टीवेशन जो फार्मिंग थी, प्लांटेशन जो फार्मिंग थी, उसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जो भारत की जो क्लाइमेट थी, भारत की जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट जो क्लाइमेट है, उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग रीजन पे अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट किया ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। यहाँ से रॉ मटेरियल लिए, कच्चा माल ले और इंग्लैंड जाके उसको बेच दे। जैसे उन्होंने जूट की जो फार्मिंग है उसको बंगाल में स्टार्ट किया। जूट की फार्मिंग से उनको काफ़ी बेनिफिट होता था। जो टी के प्लांटेशन उनको असम में इस्टेब्लिश किया। असम में क्यों? क्योंकि असम की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है और पहाड़ हैं। तो इससे क्या है, वहाँ पे ढलान होती है। जैसे हम इसमें जो एग्रीकल्चर है ना, ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर क्लास 8 में इसी साल, उसमें हम पढ़ेंगे कि टी प्लांटेशन कैसे होता है। जूट की प्लांटेशन भी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पानी भरा हुआ हो लैंड में, है ना, हमेशा पानी रहे और ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो। शुगर केन की क्लाइमेट को उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ पे भी सेम क्लाइमेट है ना। वीट की जो खेती है पंजाब में की जाती है। वीट क्या है? एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप हमेशा विंटर में होती है, तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा विंटर रहती है, तो वहाँ पे इन्होंने वीट को स्टार्ट किया। कॉटन की जो फार्मिंग है उसको महाराष्ट्र और पंजाब में किया। महाराष्ट्र में क्या है? ब्लैक सॉइल मिलती है। हमारे जो गुजरात है ना, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, यहाँ तक ब्लैक सॉइल मिलती है। तो उन्होंने कॉटन की फार्मिंग कहाँ पे की? महाराष्ट्र में। राइस की फार्मिंग इन्होंने मद्रास में की, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो जो क्रॉप्स थी ना उनको इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्शन किया ब्रिटिशर ने कि इनको ज़्यादा बेनिफिट हो, और उसको पर्टिकुलर रीजन में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। साथ ही साथ में देखो, इससे पहले इसके बाद एक चैप्टर आएगा हमारा ट्राइबल्स का, द ट्राइबल्स, द दिक्कूज एंड द गोल्डन एज वाला। तो उसमें हम जानेंगे कि कैसे जो ट्राइबल्स लोग थे ना उनसे भी इन खेती के लिए मजदूरी करवाई जाती थी। जैसे जो आसाम के टी प्लांटेशन थे ना, यहाँ पे आदिवासियों को ले जाया जाता था और उनसे फार्मिंग करवाई जाती थी, है ना। तो कई सारे आदिवासी नहीं,
दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे ना उनसे भी सेम काम ये लोग करवाते थे। ठीक, तो जो क्रॉप्स थी ये एक प्रकार से जो कमर्शियल क्रॉप्स थी उनको भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया? ब्रिटिशर ने, ताकि ज़्यादा उनको बेनिफिट हो। क्योंकि लैंड जो सिस्टम थे ना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, इनसे इनको अब इतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था इन लैंड सेटलमेंट से। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया, जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको भारत में स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, तो देखो इन कमर्शियल फार्मिंग में से एक कमर्शियल फार्मिंग है, उसका नाम है इंडिगो, है ना। क्या है? इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जो कि ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन में इनका प्रोडक्शन होता है। इसको नील भी कहा जाता है। और ये जो प्लांट होता है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा प्लांट, ये प्लांट होता है ना, इसको इंडिगो प्लांट कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है। और भारत की जो क्लाइमेट है ना, सबसे बेस्ट क्लाइमेट है इंडिगो के प्लांटेशन के लिए। तो अंग्रेज़ों ने, हालांकि देखो ये जो दूसरी फार्मिंग है ना, इनको भी भारत में स्टार्ट किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन उनमें से इस चैप्टर में हम सिर्फ इंडिगो के बारे में ही, इंडिगो जो प्लांटेशन था, इंडिगो जो कल्टीवेशन था, कमर्शियल फार्मिंग, उसके बारे में ही जानेंगे। तो देखो सबसे ख़ास बात तो ये थी कि इंडिया में जो इंडिगो था, भारत में जो नील का जो पौधा होता था, उसकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप में। क्यों? क्योंकि इसकी जो कलर था ना, जैसे इसमें कलर देखिए, ये कलमकारी प्रिंट है जो कि साउथ इंडिया में चलता है। कलमकारी एक छापाखाना है, एक प्रिंट है, एक टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु या मद्रास के जो क्षेत्र थे ना, वहाँ पे ये जो प्रिंट है ये चलता था। ठीक, तो इसका जो प्रिंट था ना काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत जो होता है ना, अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन हालांकि यूरोप में भी था एक प्लांट जिसका नाम ओड था। क्या नाम था? ओड। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखिए, ओड एक टेम्परेट क्या था? प्लांट था, टेम्परेट प्लांट ये था। लेकिन ओड जो था ना, वो इंडिगो के आगे कमज़ोर था, है ना। अब इंडिगो के आगे कमज़ोर था ना, तो भारत का जो इंडिगो था ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पर? यूरोप में। और आज ब्रिटिशर के आने से नहीं थी डिमांड यूरोप में 13वीं सेंचुरी से थी। 13वीं जो शताब्दी थी ना, जब भारत में दिल्ली सल्तनत थी, है ना। जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना हमने, 7th क्लास में जब हम थे, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो था दिल्ली सुल्तान, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो 13वीं सेंचुरी से ही भारत का जो इंडिगो था उसकी डिमांड कहाँ पे थी? यूरोप में, है ना। इसके अलावा इंडिया के अलावा यूरोप है ना, यूरोप के ज़्यादातर देश जैसे स्पेन, फ्रांस, दूसरी जगह में भी इसकी डिमांड थी। और इसकी अब देखो डिमांड ज़्यादा रहेगी तो कीमत भी ज़्यादा रहेगी। तो जो ब्रिटिशर थे ना, उनको ये एक अवसर लगा कि क्यों ना वो इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ाए और इंडिगो के प्लांट से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको यूरोप में लेके जाए और यूरोप में जाके उसको बेचे और काफ़ी पैसा कमाए। दरअसल पहले क्या था कि केमिकल जो कलर थे ना वो नहीं बनते थे। आज जैसे कई सारे कलर हम बड़ी आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। पहले सब जो कलर होते थे ना वो नेचुरल कलर्स ही होते थे। तो इंडिगो जो था, नील जो था, उससे वो कलर आसानी से मिल जाता था। तो जो डाइंग, एक प्रकार से डाइंग का मतलब होता है कलर करना, है ना। तो ब्रिटिशर को इस प्लांट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब देखो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने भारत में क्या किया कि भारत में कैसे भी करके जो इंडिगो प्लांट है इसको ग्रो करने के लिए काफ़ी काम किया, है ना। एक तरफ तो देखो ये जो रैयत थी उनको भी इन्होंने, जो फार्मर्स थे, और देखो जो 18th सेंचुरी थी ना, 18वीं जो शताब्दी थी, है ना, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर जो इंडिगो था ना, इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ी क्योंकि जो ब्रिटेन था ना उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? औद्योगिकीकरण। यानी जो काम पहले हाथों से होता था वो किससे हो रहा है? मशीनों से। तो ब्रिटेन में कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, यानी कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ। तो अब देखो उनमें कलर तो करना था, तो इंडिगो से उसको कलर करना था, नीला कलर करना होता था। तो इससे भी वहाँ पे जो डिमांड है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और देखो जो कपास का जो डिमांड थी ना इंडिया में, वहाँ पे बढ़ने के कारण, तो भारत में भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। 1788 में भारत से जो इंडिगो था ना उसका सिर्फ 30% जो था ना, जो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन अपने यहाँ पे, भारत से सिर्फ 30% जो नील थी ना उसको ब्रिटेन अपने यहाँ मंगाता था। लेकिन
1810 तक 1810 तक 20-25-30 साल के अंदर ही ये प्रोडक्शन बढ़ के कितना चला गया 95%। यानी 95% जो नील है ना, नील का जो इंडिगो कलर है उसको ब्रिटेन अब भारत से मंगवा रहा है। ठीक, अब अगर भारत से मंगवा रहा है तो इसका मतलब है भारत में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होगा। भारत में प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो नए जो लैंड्स थे उनमें फार्मिंग के लिए नए लैंड्स तैयार किए गए होंगे। भारत में जो फार्मर्स थे, नए नए जो कल्टीवेटर्स थे, उनको इस्टेब्लिश किया गया होगा कई सारी। तो देखो, इससे भारत में जब इस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ती गई भारत में, तो भारत में भी प्रोडक्शन बढ़ता गया। और जब नील से काफ़ी बेनिफिट होने लगा ना, तो कई सारे यूरोपियन जो लोग थे ना, स्कॉटिश मैन और इंग्लिश मैन भारत में आए और उन्होंने यहाँ पे जो प्लांट थे ना उनमें अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो भारत में दो तरीके से जो था ना इंडिगो कल्टीवेशन होता था, इंडिगो की फार्मिंग होती थी। एक थी निज, एक थी रैयत। तो देखो, जो निज थी ना, निज में डायरेक्ट जो कोई भी जो प्लांटर होता था, है ना, जो बागान का मालिक होता था, वो एक ज़मीन खरीदता था या फिर अपनी खुद की जो ज़मीन होती थी उसमें करता था, या फिर जो ज़मींदार होते थे ना उनसे एग्रीमेंट में ज़मीन अपने पास में ले लेता था और फिर उसमें क्या करता था, वो इंडिगो की प्लांटेशन करता था और इंडिगो की फार्मिंग करता था और अपना मुनाफा कमाता था। तो ये निज सेटलमेंट था। इसके अलावा इंडिगो कल्टीवेशन का दूसरा तरीका था रैयत। तो रैयत में क्या होता था कि जो मालिक होते थे ना, जो बागान मालिक होते थे, वो सीधा जो रैयत होते थे ना, जो किसान होते थे, जो फार्मर्स, उनसे एग्रीमेंट करते थे और उसमें इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था। तो भारत में दो तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन होता था, क्योंकि देखो भारत में इंडिगो का जो डिमांड था ना यूरोप में काफ़ी तेज़ हो गया था, यहाँ पे इसमें काफ़ी पैसा था। तो दो तरीके से इसकी फार्मिंग होती थी, पहली निज, दूसरी रैयत फार्मिंग के रूप में। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं निज कल्टीवेशन को। तो जो निज कल्टीवेशन था ना, इसमें जो प्लांटर थे यानी जो बागान मालिक थे, वो या तो ज़मीन खुद के लिए ख़रीद लेते थे या फिर जो दूसरे लैंडलॉर्ड थे उनसे जो ज़मीन थी ना उसको रेंट में लेते थे और उसमें इंडिगो जो है ना उसकी फार्मिंग करते थे और उसमें कई सारे लेबरर्स को लगा देते। अब देखो, इसमें जो पूरा कंट्रोल होता था ना, इसमें जो स्वामित्व होता था वो सीधा किसके हाथ में होता था, लैंडलॉर्ड्स के हाथ में। और धीरे धीरे ये जो प्लांटेशन था ये बढ़ता गया, है ना। अब जब ये बढ़ता गया ना, तो इससे क्या हुआ कि कई सारे ज़्यादा जो लेबरर थे ना उनकी भी ज़रूरत पड़ी। अब देखो, इंडिगो तो एक प्रकार से कमर्शियल फार्मिंग है, प्लांटेशन है, इसमें खाने पीने का तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो जो लेबरर इसमें काम करते थे ना, वो अपने लिए भी जो फार्मिंग करते थे, जैसे राइस जो है ना उसका प्रोडक्शन करते थे, वो अपने लिए चावल की खेती करते थे ताकि उनका पेट भर जाए। लेकिन हर टाइम पे उनको किस काम पे लगाए रखते थे लोग, इंडिगो जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, वो किस में लगाए रखते थे, इंडिगो की खेती में। और देखो, इंडिगो जो था ना उसको करना इतना आसान नहीं था। एक तो उसकी जो जड़ें थी ना काफ़ी गहरी होती थी, दूसरा जब उसकी कटाई की जाती थी ना तो काफ़ी मुश्किल होता था इस प्लांट को। देखिए आप, जो प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसकी जो डालें हैं ना कितनी मोटी मोटी हैं, इसकी पत्तियाँ और इसकी जो डाल है ना वो कितनी मोटी है। तो इसको काटना किसानों के लिए इतना आसान नहीं होता था। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जो थी ना किसानों के सामने आना स्टार्ट हो गई। जैसे कि इसके लिए कई सारे प्लग की ज़रूरत होती थी, हलों की ज़रूरत होती थी। अब हलों के लिए तो मशीनें तो थी नहीं, या तो बैलों से हलों को चलाया जाता था या फिर कोई इंसान ही उन हलों को खींचता था। तो एक प्रकार से इंसानों का जो लेबर थे उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। दूसरी तरफ जो लेबर्स थी वो अपने लिए राइस जो है ना उसकी खेती नहीं कर पाती थी, और जो ज़्यादातर मुनाफा था ना किसको मिल रहा था, जो बागान का मालिक होता था उसको। तो इस तरीके से तो 19th सेंचुरी तक जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, इस खेती को एक प्रकार से कंटिन्यू रख रहे थे। और देखो, जो नील का जो टोटल प्रोडक्शन था ना उसका 25% निज जो खेती होती थी ना, निज कल्टीवेशन, इसके तहत 25% प्रोडक्शन होता था। अब देखो, 75 जो % प्रोडक्शन था ना नील का, वो कौन करते थे, वो करते थे रैयत। कौन करते थे, रैयत। तो देखो, रैयत जो, पहले रैयत सिस्टम को समझ लेते हैं कि रैयत सिस्टम क्या था। तो देखो, रैयत सिस्टम में क्या होता था कि जो बागान मालिक होते थे, जो प्लांटर्स होते थे, है ना, जो प्लांटर्स होते थे वो एग्रीमेंट करते थे किसके साथ, रैयत के साथ, सट्टा करते थे। देखो, एग्रीमेंट को क्या कहा गया है, सट्टा। क्या कहा गया है, ध्यान से देखना इसको, सट्टा। तो क्या करते थे, जो रैयत थे ना, फार्मर, उनके साथ सट्टा करते थे, एग्रीमेंट करते थे, जिसमें क्या होता था कि जो गांव के जो मुखिया होते थे या फिर जो लीडर होते थे, वो इस एग्रीमेंट में
मजबूरन उसको साइन करवाए जाते थे और उनसे बोला जाता था कि आपको 25% जो आपकी ज़मीन है ना उसमें ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करवा के इनसे रैयत से जो बगान मालिक थे ना 25% ज़मीन में मजबूरन उनको क्या करना होता था, इंडिगो की फार्मिंग। यानी जो किसान थे ना जिनके पास वैसे खाने पीने की प्रॉब्लम रहती थी उनसे ज़बरदस्ती 25% उनकी जो ज़मीन थी ना उसमें जो प्लांटर्स थे ना वो क्या करवाते थे उनसे इंडिगो फार्मिंग। अब देखो इसमें जो सीड्स थे है ना, जो बीज होते थे इंडिगो की, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती थी, बागान मालिक की, है ना। उपकरण भी उनको जो व्हीकल थे या फिर उस समय में जो मशीन थी, जो भी साधन होते थे उनको कौन प्रोवाइड करवाता था, जो फार्मर। लेकिन जो मिट्टी को तैयार करना, देखो बीज तो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, प्लांटर्स, जो बागान मालिक था वो, और उनके साथ जो प्लग थे ना जिनसे खेती की जाती थी वो भी प्लांटर ही प्रोवाइड करवा देता, दो चीज़ें तो। लेकिन बाकी इसके अलावा अगर ज़मीन तैयार करनी होती थी तो उसको बेचारा किसान करेगा, है ना। बीज बोएगा, किसान बोएगा, है ना। जो पूरी फसल है इंडिगो की उसकी देखभाल भी कौन करेगा, किसान। लेकिन लास्ट में जो उसका बेनिफिट होगा ना उसको पूरा कौन लेके जाएगा, प्लांटर, जो बागान का मालिक है। तो इससे क्या होता था कि किसान को बेनिफिट काफ़ी कम होता था, वो अपनी मजदूरी करता रहता था लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था। अब उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था तो वो क्या करते थे बेचारे किसान, या तो प्लांटर से या फिर कोई जो मनी लेंडर्स होता था उनसे लोन लेते थे, उनसे ऋण लेते थे, उनसे कर्जा लेते थे। तो एक तरफ तो बेचारे वो अपने कर्जों को, पहले वाले कर्जों को चुका नहीं पाते थे, और फिर एक नया कर्जा आने के बाद उनके ऊपर कर्जा बढ़ता ही गया, कर्जा बढ़ता ही गया, कर्जा बढ़ता ही गया। तो लोन साइकिल बन गया एक प्रकार से, डेब्ट ट्रैप में फंस गए ये लोग। किसमें, डेब्ट जो ट्रैप था ना, यानी जो ऋण जाल था ना उसमें ये लोग फंसते चले गए। तो देखो एक तरफ तो निज जो फार्मिंग थी इनसे भी जो किसान थे ना उनमें गुस्सा था, जो निज फार्मिंग हो रही थी ना उससे भी किसानों के अंदर क्या था, गुस्सा। दूसरा जो रैयत फार्मिंग थी इंडिगो की उससे भी लोगों के अंदर क्या आ गया, गुस्सा। तो बंगाल के जो किसान थे, बंगाल के जो किसान थे उन्होंने 1895 में इंडिगो जो प्लांटेशन था उसकी पॉलिसीज, उसको करने के तरीके के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इसकी शुरुआत होती है नादिया डिस्ट्रिक्ट, और जो दायग्राम जो दिगाम नादिया जो डिस्ट्रिक्ट थी ना उसमें इसकी शुरुआत होती है। नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल आज का जो बंगाल है, पहले देखो इतना बड़ा बंगाल था ये, है ना। वेस्ट बंगाल आज का, और आज का बांग्लादेश जो कंट्री है ना वो किस में आते थे, बंगाल में। तो इसमें एक नदिया डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल में अभी, तो वहाँ पे इसका जो रिबेलियन है ना, जो ब्लू रिबेलियन है या जो नील विद्रोह वो स्टार्ट हो जाता है। जो थाउजेंड्स जो बंगाल के जो फार्मर्स थे वो जो जितने भी प्लांटर्स थे ना उनके अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, उनको रेंट देने से मना कर देते हैं, उनके जो घर है उनको लूट लेते हैं, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा रिबेलियन स्टार्ट वहाँ पे हो जाता है। और इसको लीड करने वाले होते हैं विश्वास और विश्वास भाई, दो भाई होते हैं ये, विश्वास और विश्वास भाई। तो दोनों ही इस रिबेलियन को लीड करते हैं, और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है ना ये पूरे बंगाल में फैल जाती है। और लास्ट में ब्रिटिशर को भी इस मूवमेंट से एक खतरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो रूल है उसमें चैलेंज आ जाए। तो जिस प्रकार से ये रिबेलियन फैलता है तो जो ब्रिटिशर हैं वो इस रिबेलियन को रोकने के लिए एक तरफ तो आर्मी का यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जो प्लांटर्स, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो रैयत जो थी उसकी समस्याओं को सुनने के लिए एक इंडिगो कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं। और ये जो इंडिगो कमीशन है, जो नील आयोग होता है 1860 में जब इसको बनाया जाता है, तो ये भी इस चीज़ को मानता है कि जो प्लांटर्स थे वो किसान जो है उनको लूट रहे हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो फिर बाद में जो रिवोल्ट है उसके बाद में जो है ना ये जो पूरा प्रोडक्शन है ना इसका, इंडिगो का प्रोडक्शन, उसको शिफ्टेड कर दिया जाता है कहाँ की तरफ, बिहार की तरफ, ठीक। और जो नील में जो नील की जो प्लांटिंग है उसमें एक्सप्लॉयटेशन को कम कर दिया जाता है, किनका, किसानों का। तो इस प्रकार से जो नील बगावत होती है, जो नील विद्रोह होता है, वो किसानों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। कब, 1857 में। तो देखो क्या होता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पहले 1855 में एक ट्राइबल मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है संथाल ट्राइबल मूवमेंट। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में।
1857 की क्रांति के बाद 1859 में क्या होता है, फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा एक नील मूवमेंट। 1855 में आदिवासी मूवमेंट करते हैं। 1857 की क्रांति में जो राजा और कई सारे जो रूलर होते हैं, इंडियन रूलर, वो मूवमेंट करते हैं। और 1859 में कौन मूवमेंट करते हैं, किसान मूवमेंट करते हैं। लेकिन देखो इस मूवमेंट को भी दबा दिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा, क्योंकि काफ़ी पावरफुल होते हैं। लेकिन बाद में जो प्लांटर्स हैं उनको वो क्या करते हैं, अब इतना हैरेस नहीं कर सकते इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लोगों को, ऐसा इंडिगो कमीशन इस्टेब्लिश करता है। लेकिन देखो जो इंडिगो की कहानी है ना, वो इस क्लास में समाप्त नहीं हो रही आपकी। जब आप क्लास 10th में जाओगे, है ना, क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 2 होगा हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें जो गांधी जी के सत्याग्रह आएंगे, तो उसमें से वो चंपारण में आते हैं। एक सत्याग्रह उनका क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जब वो करते हैं ना, तो चंपारण में इंडिगो जो प्लांटर्स होते हैं, है ना, जो किसान होते हैं इंडिगो, तो जो नील के किसान होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। तो गांधी जी उनके लिए वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो इंडिगो रिवोल्यूशन होता है, और इंडिगो रिवोल्यूशन होने के बाद लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बंगाल के अंदर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो भारत में एक्सप्लॉयटेशन है वो ब्रिटिशर का जारी रहता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, द रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसका एक फाइनल रिवीजन अब कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने जाना कि जो कंपनी है ना वो दीवान बन जाती है, किसकी, बंगाल की। शाह आलम द्वितीय कंपनी को दीवानी दे देता है, रेवेन्यू राइट दे देता है बंगाल के अंदर। फिर कंपनी को रेवेन्यू राइट मिलने के बाद कंपनी बंगाल में और भारत में 3 लैंड सेटलमेंट इस्टेब्लिश करती है। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इस्टेब्लिश करते हैं। महलवाड़ी सेटलमेंट, इसको होल्ट मैकेंजी 1822 में सेटलमेंट करते हैं इसको। इसके अलावा रेतवाड़ी जो सेटलमेंट होता है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं थॉमस मुनरो 1820 में। तो सबसे पहले हमने परमानेंट सेटलमेंट को जाना इससे पहले वाले वीडियो में। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया, जमींदारों के साथ लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिए गए, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। यानी जो जमींदार थे ना वो मीडिएटर थे, वो बिचौलिए थे, वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे और किसको देते थे, कंपनी को। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया था, जब परमानेंट सेटलमेंट को, बंगाल में। ठीक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लेकिन इस सिस्टम में कई सारी खामियां थी, तो इनको पूरा करने के लिए एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, उसका नाम था महलवाड़ी। महल का मतलब होता है गांव या एक यूनिट। तो सीधा कंपनी ने जो गांव थे उनसे कांटेक्ट किया कि आप हमें जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करके दोगे। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने, उसने इसको लागू किया था 1822 में। कहाँ का, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। देखिए यहाँ पे ये जो मैप है, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन रीजन में महलवाड़ी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद हमने एक और सेटलमेंट जाना था, उसका नाम था रेतवाड़ी सिस्टम। इसको साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पहले मद्रास में, फिर बाद में मुंबई में भी इसको इफ़ेक्टिव लागू कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद हमने जो जाना कि जो कमर्शियल फार्मिंग थी इंडिया में कैसे आए। ब्रिटिशर ने भारत में डिफरेंट पार्ट में क्लाइमेट के बेसिस पे अलग अलग जगह अलग अलग फार्मिंग की और उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश की। जैसे जूट को बंगाल में प्रोडक्शन किया, टीका आसाम में किया, शुगर केन को उत्तर प्रदेश में किया, वीट पंजाब में प्रोडक्शन किया, कॉटन को महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में किया, राइस उन्होंने मद्रास में प्रोडक्शन किया। उनमें से एक फार्मिंग थी जिसका नाम था इंडिगो। इंडिगो का जो प्रोडक्शन था ना, इन्होंने कहाँ पे किया, बंगाल के अंदर। और जिस प्रकार से इंडिगो की फार्मिंग भारत में बढ़ी, वो एक काफ़ी स्पीड से बढ़ी, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी ना यूरोप में काफ़ी ज़्यादा थी। एक तरफ तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो कलर की ज़रूरत थी, तो इंडिगो ही उसकी ज़रूरतें पूरी करता था। ठीक, फिर भारत में 2 तरीके से इंडिगो की खेती की जाती थी, एक थी निज, दूसरी थी रैयत। तो निज में क्या होते थे, जो बागान मालिक होते थे ना, वो डायरेक्टली लैंड को कंट्रोल्ड करते थे और उसमें लेबर्स को लगा देते थे। जबकि जो रैयत होती थी ना, तो रैयत में क्या करते थे, वो रैयत में जो फार्मर्स थे उनसे सट्टा करते थे, उनसे एग्रीमेंट करते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। इसके बाद हमने निज कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स जानी। तो निज कल्टीवेशन, जब जो प्लांटर्स थे ना, तो उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया, किनका, किसानों का।
किसानों को भले ही वो बीज दे देते थे, सब कुछ दे देते थे, लेकिन उनका फाइनल में एक्सप्लॉयटेशन ही होता था और उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता किसानों के पास कि वो अपने खाने के लिए भी राइस का कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद हमने जाना कि जो रैयत थी, रैयत से किस प्रकार से जो लोन साइकिल चला, रैयत को फार्मिंग के लिए बीज और जो मशीनरी थी ना वो प्रोवाइड करवाते थे प्लांटर्स, लेकिन उसका सारा काम किसान ही करता था। फिर जब फसल आती थी ना इंडिगो की, क्रॉप फाइनल होके आती थी, तो उसको जो बागान मालिक था वो छीन लेता था। साथ ही साथ में जो सट्टा होता था, एग्रीमेंट होता था, इसमें ये था कि 25% जो पार्ट है किसी भी रैयत का, किसी भी किसान का, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना होगा, इंडिगो की फार्मिंग। तो जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरी बंगाल में, तो बंगाल में एक रिबेलियन हो गया जिसका नाम था ब्लू रिबेलियन। बंगाल के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया किसके अगेंस्ट, जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट। तो प्लांटर्स को उन्होंने पेमेंट देना मना कर दिया, इसके अलावा उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा मूवमेंट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। शुरुआत इसकी हुई थी नादिया में, और इसके जो लीडर थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। दोनों भाई थे, विश्वास भाई थे। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण जो विश्वास थे, इन्होंने इस पूरे रिबेलियन को लीड किया। और फिर बाद में जब ये रिबेलियन काफ़ी तगड़े तरीके से बंगाल के अंदर फैला, तो इसके लिए कंपनी ने इसको रोकने के लिए, अंग्रेज़ों ने इसको रोकने के लिए आर्मी का भी यूज किया। और फिर बाद में एक इंडिगो कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जो किसान थे, इंडिगो की फार्मिंग करने वाले किसान थे, इनकी बात सुनने के लिए। और फाइनल में इस कमीशन ने भी पाया कि जो प्लांटर्स थे वो गलत तरीके से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो इंडिगो ब्लू रिबेलियन हमने पढ़ लिया। इसके साथ ही साथ में महात्मा गांधी भी फिर चंपारण में एक मूवमेंट करते हैं किसानों के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, द रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन, वो कंप्लीट हो जाता है। और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।